नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट स्टडी अप्रोच में। दोस्तों, हम लोगों ने एक जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग ही शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम शुरुआत कर रहे हैं एनटीपीसी पीवाईक्यू को लेकर के। जो एनटीपीसी में अभी तक पूछे गए उन प्रश्नों को लेकर के हम श्रृंखला लेके आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये जो हमारी क्लास आपको मिल रही है ये है जीएस की। जीएस में भी हिस्ट्री वाला पोर्शन रहेगा और ये जो क्लास है आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। कैसे होगी? क्योंकि पीवाईक्यू से क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट होते हैं और अगर आपने ये व्यवस्थित लगा लिए, इनके कंटिन्यू प्रैक्टिस कर ली और इनसे रिलेटेड जो टॉपिक है जैसे हम करवाएंगे सही, जहां जहां हमें लगता है वहां पर उनका डिटेल करवाएंगे, तो ये करवाते हुए चलेंगे ताकि आप क्या करेंगे, अपने एग्जाम में उन टॉपिक को भी कवर कर लेंगे पहले ही, तो एग्जाम में अच्छे से नंबर अर्जित कर पाएंगे। अब आपको एक छोटी सी जानकारी देना थी कि बहुत जल्द हो सकता है जनवरी के अंतिम सप्ताह में अंतिम सप्ताह में हम लोग एप्लीकेशन जो है वह भी लॉन्च करने के सोच रहे हैं। वह भी आपके सामने पब्लिश कर देंगे, जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध हो जाएगी, तब तक अभी नहीं है। तो वहाँ पर टेस्ट आपको फ्री में मिलेंगे। जितने भी टेस्ट हैं वह सारे फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे। तो अगर आपने कहीं पेड टेस्ट ज्वाइन नहीं किया है तो आपको पैसे खर्च करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। स्मार्ट स्टडी अप्रोच आपके लिए लेकर के आ रहा है बिल्कुल फ्री में पूरा टेस्ट सीरीज, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पर आपको अपनी अपनी अलग अलग परीक्षाओं की, जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी परीक्षाओं की वहां पर टेस्ट सीरीज होगी उपलब्ध। अभी वहां पर क्लासेस तो नहीं चलेगी, लेकिन जो टेस्ट सीरीज हैं वह सारी फ्री में उपलब्ध करा दी जाएगी। तो आप सभी को केवल और केवल क्या करना है, अपनी तैयारी अच्छे से करना है और टेस्ट लगाते हुए चलना है। गूगल प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कीजिएगा, जिसका नाम होगा SSA। जैसा कि आपको लोगों में लिखा दिखा दे रहा SS है, वैसा ही वहां लिखा हुआ मिलेगा। यहां देख लीजिए आप SSA, ठीक है। खैर, वो तो समय आने पर मैं आपको एक वीडियो बना करके सामने रख दूंगा, वहां से जाके आप भी क्या कर सकते हैं, उसको देख लेना। तो चलिए करते हैं, बिना समय जाए किए क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास में आए हैं तो थोड़ा सा ये बताते हैं आपको ओपन के कौन कौन सी क्लासेस होगी। क्लास के बारे में जैसा कि आपको अभी मैं जीएस करवा रहा हूँ, जीएस में करवा रहा हूँ अभी फिलहाल, और इसके साथ में अभी आपकी मैथ से क्लास भी मैम ले लेगी। मैम जो आपकी मैथ से क्लास लेंगे अब, और इसके जो चल रही वही, लेकिन थ्योरी ना करवा के वो क्या करेंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है। बहुत जल्द आपको रीजनिंग भी मिलेगी, या तो मैम करवाएंगे या मैं खुद करवाऊंगा, या मैं खुद करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो देखते हैं दोनों में से कौन कराए, मैम या मैं, दोनों में से देखते हैं जो भी होगा। तो चलिए अभी करते हैं शुरुआत। हमारा पश्चिम उत्तर भारत के किस नदी घाटी क्षेत्र में पूरा पाषाण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो पूरा पाषाण है हमारा जो भारत है, देखिए हमारा भारत का नक्शा बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इतना ही बनाएंगे, पूरा नहीं बनाएंगे, ठीक है। ले लेते हैं इधर का हिस्सा, कोई दिक्कत नहीं है, इधर का हिस्सा ले सकते हैं क्योंकि अपने ही है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये जो पाकिस्तान वाला इलाका है, इसमें विशेषकर कौन सा, बलूचिस्तान वाला। जो बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान जो उस समय भारत का भाग था। और मैं तो कहूंगा कि आज भी ये भारत का ही हिस्सा है, इस तरीके से माना जाए, क्योंकि इनको वहां पर विरोध हो रहा है पाकिस्तान से अलग होने के लिए, वो बार बार मांग करते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार इसमें काम करना चाहिए, लेकिन खैर ठीक है, उनका आंतरिक मामला है, वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर क्या है, जो ये बलूचिस्तान उस समय भारत का भाग था, इसमें जो भारत के सबसे किस नदी घाटी की पूछा पूरा पाषाण के साक्ष्य मिले, तो वहां से साक्ष्य मिल रहे हैं। लेकिन ये जो साक्ष्य मिले वो अलग अलग, यहां हमसे नदी पूछी है, क्या पूछी गई है, नदी। और नदी की अगर बात करें तो यहां पर एक नदी प्रवाहित होती है इस साइड में, और इधर से यूं होकर आगे आती है। तो यहाँ पश्चिमोत्तर की बात हो रही है, तो पश्चिमोत्तर में ये वाला पार्ट। और ये जो नदी है, इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है सिंधु। क्या नाम है, सिंधु। इस नदी का नाम है सिंधु। तो सिंधु घाटी जो है, सिंधु घाटी नदी जिसको कहते हैं, सिंधु घाटी परियोजना जो कहते हैं हम, तो ये नदी है। इस नदी को ही यहां से हमें क्या प्राप्त हुए, पूरा पाषाण के साक्ष्य प्राप्त हुए। सिंधु नदी के यहां से प्राप्त हुए हैं, यहां पर ये बात है। सोहन नहीं है, रावी झेलम नहीं। सोहन तो भाई वहां कहां से होगी, सोहन वहां नहीं है। झेलम और रावी भी इधर है, सबसे उधर पश्चिम में जाएंगे तो झेलम सिंधु ही सबसे पश्चिम में यहाँ पर मिलेगी। ज्ञानी मानव अर्थात होमोसेपियंस जो मानव है उसकी बात की जा रही है कि उसका आविर्भाव यानी कि उद्भव हुआ, अर्थात जो आज के समय मानव जो है उसका उद्भव की बात कर लेते हैं हम। उद्भव हुआ इस धरती पर कब हुआ, किस वर्ष, हमसे पूछा गया किस वर्ष, कब या किस वर्ष उसका उद्भव हुआ है, यह हमसे पूछा गया है। 10 से 20,000 वर्ष पूर्व, 10 से 30,000 वर्ष पूर्व, 30 से 40,000 वर्ष पूर्व,
40 से 50,000 वर्ष पूर्व। तो तीसरा जो विकल्प है 30 से 40,000 वर्ष पूर्व ही इसका राइट आंसर है। तृतीय प्रश्न आपके सामने है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य अर्थात खेती करने का जो साक्ष्य है वह भारत में किस स्थान से प्राप्त हुआ है? और भारत के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ये सबसे पुरानी बातें हो रही इसलिए। कोल्डी हवा, मेहरगढ़, कालीबंगा और यहाँ पर देवपाड़ा। तो यहाँ देखेंगे आप, तो जो बलूचिस्तान का मैंने अभी आपको बताया था मैप बना करके, इसमें यहाँ ये जो भारत है और यहाँ पर जो बलूचिस्तान है ये पाकिस्तान वाला इलाका आ जाता है। और ये जो बलूचिस्तान वाला इलाका इस बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में, कहाँ पर? मेहरगढ़ में क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ पर खेती करने का सबसे पहले साक्ष्य मिला। खेती करने का सबसे प्राचीन साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो ये कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। इसका डिटेल थोड़ा देख लीजिए। भारत में बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से कृषि का प्रारंभिक, ठीक है, तो यहाँ आरंभिक भी आ सकता है, आपके लिए आरंभिक साक्ष्य मिला है। अब यहाँ एक शब्द लिखा है भारत के बलूचिस्तान। तो ये जो बलूचिस्तान है आज के समय में पाकिस्तान में है। आज के समय में कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। लेकिन यहाँ जो लाइन लिखी है आज के लिए नहीं, उस समय की बात हो रही है जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। उस समय बलूचिस्तान भारत का भाग हुआ करता था, तब के सेंस में ये बात लिखी गई है। तो ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में पाकिस्तान में है बलूचिस्तान, मेहरगढ़, लेकिन उस समय की अगर बात करें तो उस समय मेहरगढ़ था वो भारत में था। और भारत के भी किस प्रांत में पड़ता था? बलूचिस्तान वाले प्रांत में पड़ता था। यह लगभग 7000 ईस्वी जो ईस्वी पूर्व है उसका इतना पुराना ये है। 7000 ईस्वी पूर्व, छोटा कितना पुराना है ये आपको समझ सकते हैं। 7000 हजारों बातें हो रही है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया है? मतलब मनुष्य जो है उसने एक धातु प्रयोग की होगी, कोई ना कोई तो प्रयोग किया होगा। तो कौन सी की है? क्या पत्थर किया है? तो ये पत्थर क्या धातु में आएगा? नहीं, यहाँ पर धातु की बात हो रही है जिसमें चांदी, तांबा, लोहा, स्वर्ण। तो इनमें क्या सबसे पहले चांदी की है? नहीं, चांदी का इतनी जल्दी नहीं किया, इसने सबसे पहले किया था तांबे का। क्यों किया तांबे का? क्योंकि ये जो शुरुआत का मनुष्य था वह कैसा था? आखेटक था। कैसा था? आखेटक, अर्थात जो ये खाना बदोश भी कह सकते हैं, खाना बदोश। अब यहाँ एक बात और मैं बताऊं आपको, ये आर्किटेक्ट जो था ये किस पे डिपेंड था? शिकार करता था। क्या करता था? शिकार करता था। और शिकार करने के लिए ये क्या करता था? औजार का प्रयोग करता था। शिकार करने के लिए क्या प्रयोग करता था? औजार का प्रयोग करता था। लेकिन यह औजार में पत्थर का भी प्रयोग किया पहले, लेकिन जब इसको तांबे का अनुभव हुआ, जब तांबे का ज्ञात हुआ, इसको थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ, तो तांबे से इन्होंने जब औजार बनाया तो वे ज्यादा टिकाऊ बने। क्या बने? टिकाऊ औजार बन गए। और जब टिकाऊ औजार बने तो इन्होंने किसका प्रयोग ज्यादा करना स्टार्ट कर दिया? तांबे का किया। और इन तांबे का प्रयोग मेनली किस लिए करते थे? औजार बनाने के लिए करते थे। आज से ही 4200 ईसा पूर्व इंसान को तांबे का ज्ञान हुआ तथा इंसान द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु भी बन गई। तो मनुष्य ने सबसे पहले जो प्रयोग की वो कौन सी है? वह है धातु। वह धातु कौन सी है? वह धातु है तांबा। वह कौन सी है? तांबा। ठीक है, इसकी ठोस प्रवृत्ति और आसानी से न टूटने की क्षमता ने इंसान को इसे हथियार बनाने के लिए प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया तथा धीरे धीरे तांबे के औजार बनाने शुरू हो गए। और इन औजारों से क्या करते थे? शिकार करते थे और अपने जीवन यापन करते थे, ताकि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी अच्छे से व्यापन कर सकें। भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की? तो भारत में पूरा पाषाण औजार जो है, पूरा पाषाण कालीन औजार, उसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, आर.डी. साहनी द्वारा, रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा या रिजले? तो भारत में पूरा पाषाणों की जो खोज की गई थी वह किसके द्वारा की गई थी? तो वह थी रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है उसके द्वारा की गई। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में, तो सबसे पहले तो पूरा पाषाण की खोज, पूरा पाषाण की जो खोज, ये जो किए औजारों की, पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज, औजारों की जो खोज हुई
वह किस वर्ष हुई? तो 1863 में हुई, 1863, ठीक है, ईस्वी में। तो यहाँ पर पूरा पाषाण की अगर देखें तो इसमें गलत मात्रा है, पूरा पाषाण में छोटा हुआ आएगा, छोटा हुआ आएगा, हाँ मैंने भी गलती लगा दिया। पूरा पाषाण में बड़ा हो की नहीं, छोटा हो की मात्रा आती है। पूरा पाषाण काल के औजारों की खोज की थी 1863 ईस्वी में। प्राचीनतम आहत सिक्के को साहित्य में क्या कहा जाता था? आहत सिक्के अर्थात वे जो आज के समय में आपको सिक्के मिलते हैं अलग अलग प्रचलित हैं, अलग अलग पैसे चलते हैं, तो उस समय भी प्राचीन समय में भी सिक्के चलते थे जिनको आहत कहा जाता था, आहत के नाम से जाना जाता, और इन्हें पंचमार्क भी कहा जाता है। क्या? पंचमार्क के नाम से भी इनको जाना जाता था। तो ये जो हम जानते थे, इनको साहित्य में किस नाम से पुकारा गया है? साहित्य में किस नाम से पुकारा गया है? आहत नामक सिक्का जो है उसको साहित्य में किस नाम से पुकारा गया है, यह हमसे पूछा गया है। और विकल्प दिए हैं कारषाण, पण्य, दिनार, स्वारषण। तो ये जो यहाँ पर है यह है कारषाण। कारषाण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत या पंचमार्क के नाम, पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। यह चांदी के बने हुए थे। किसके बने हुए थे? आहत जो है किस धातु के बने हुए थे? जो आहत है, आहत जो सिक्के थे, आहत सिक्के जो थे वह किस धातु के बने हुए थे? तो वे चांदी के बने हुए थे। किसके बने हुए थे? चांदी के बने हुए थे। आहत सिक्कों को साहित्य में कारषाण, अर्पण, ऐसे लिखिए इसको, काश प्लस अगर अर्पण कर दें कारषा अर्पण हो जाएगा, अर्पण हो जाएगा। अब पढ़ने में आ जाएगा आपको काशा अर्पण, इन दोनों का मेल कर देंगे तो काशा अर्पण। अब आपके विकल्प में जो दिया है यहाँ कारषा अर्पण दिया था, तो यहाँ पर जो वो प है वो गायब था, और ये मैंने गायब नहीं किया है, मैंने टाइपिंग एरर भी नहीं की है। ये जो आपके विकल्प दिया गया था उसी में एरर की हुई थी, उसी में इस तरीके से दिया था, तो मैंने आपके सामने वही रखा है, क्योंकि ये PYQ है, प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चन से सारे, पिछले जो भी एग्जाम हुए हमारे NTPC की, वहां से मैं क्वेश्चन उठा करके आपको करवा रहा हूँ। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको ही मैं लेकर आया हूँ, ताकि आपको यहाँ से अच्छे से लाभ मिल सके और आप अपनी एग्जाम में अच्छे से नंबर हैंडल कर सके। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका कभी टाइपिंग एरर आए तो आपको ध्यान में यह रखना इसका नाम। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं? स्वतंत्रता प्राप्ति अर्थात आज़ादी के बाद भारत में, और आज़ादी कब मिली? 1947। तो 1947 के बाद से ही भारत में जो हड़प्पा कालीन जो स्थल हैं वह जो खोजे गए हैं, वो जो खुदाई की हमने खोदे गए हैं, वह किस राज्य में सर्वाधिक खोदे गए? किस राज्य में अधिक प्राप्त हुए? किस राज्य में अधिक प्राप्त हुए? किस राज्य में सर्वाधिक प्राप्त हुए? हरियाणा में प्राप्त हुए, राजस्थान में हुए, गुजरात में हुए, महाराष्ट्र में हुए। तो यह हुए आपके कहाँ पर? गुजरात में, क्योंकि यहाँ अगर देखेंगे तो ये वाला जो इलाका है ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थल खोजे गए हैं, और जब यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थल खोजे गए तो ये राज्य जो पड़ता है ये पड़ता है आपका गुजरात। अब आपको बताना है गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी क्या है और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? साथ में एक और बताइएगा, राज्यपाल कौन है? ये मैं करवा चुका हूँ, अगर आपने नहीं किए हैं तो NTPC वाली जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ जाकर के देखेंगे तो राजधानियाँ, मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी मिलेगा, साथ में राजधानियों का नाम भी मिल जाएगा। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में गुजरात की राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल तीनों बताना है गुजरात की। यहाँ 4 राज्य दिए हैं, लेकिन मैंने आपसे एक ही पूछा है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर वृहद स्नानागार के अवशेष मिले हैं? ये वृहद स्नानागार जो है यह कैसा है? इसको विशाल स्नानागार के नाम से भी जाना जाता है, विशाल स्नानागार के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात यह है इसके लिए कि ये जो था, ये विशाल स्नानागार ये सार्वजनिक था। क्या था? सार्वजनिक था। ठीक है, तो ये मेन बात है, इसकी याद रखिएगा। कहाँ पर है स्थिति? लोथल में, कालीबंगा में, सुरकोटड़ा में या मोहनजोदड़ो में? तो ये जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, वहाँ मिले इसके अवशेष वृहद स्नानागार के। और ये जो था ये टीले के अंदर था, अर्थात ये जो स्नानागार बना हुआ था ये टीले की जो 4 दीवारी होती थी उसके अंदर बना हुआ था, तो टीले के रूप में था।
और ये जो बना हुआ था इसके कभी मैं आपको फोटो के रूप में दिखा दूंगा, ये ऐसे चढ़ाव बना हुआ था, यहाँ से इधर आने का था, इधर से भी आने का था, ठीक है। तो ये स्नानागार इस तरीके से बना हुआ था बड़ा सा। मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्राचीन, अब सबसे प्रसिद्ध स्थल है विशाल स्नानागार, जो कि कौन सा है, सार्वजनिक रूप से है। यह जलाशय टीले में स्थित था, ये मैं बता चुका हूं पहले। सिंधु घाटी सभ्यता काल में, सिंधु घाटी सभ्यता काल में कौन सी लिपि सर्वाधिक प्रचलित थी? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी लिपि का प्रचलन था? कौन सी लिपि का प्रचलन था, यह हमसे पूछा गया। किला अक्षर लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि, देवनागरी लिपि या अरामाइक लिपि? तो यहाँ पर जो थी भाव चित्रात्मक लिपि जो थी उस समय प्रचलित थी, भाव चित्रात्मक लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? सुरकोटड़ा, कालीबंगा, रंगपुर, चंदहुदड़ो। तो ये जो चावल के जो साक्ष्य हैं वह सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है, तो ये जो प्राप्त हुए हैं ये दो स्थानों से प्राप्त हुए, वे दो स्थान कौन कौन से हैं? एक तो है आपका लोथल, जो कि गुजरात में है। दूसरा है आपका रंगपुर, क्या है, रंगपुर। अब मैं आपको यहाँ पर रंगपुर लगा दिया हूं, कभी दोनों दे तो फिर ए भी दोनों लगा दीजिएगा, इसलिए मैंने आपको डिटेल लिखवा दिया हूं। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं, जिससे यह पता चलता है हमें, जिससे यह प्रमाण मिल जाता है कि हमारे जो प्राचीन समय में सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे? जो लोग थे वे धान की खेती, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे? चावल जिसे धान भी कहते हैं, धान की खेती करते थे, इसके प्रमाण मिले हैं। खेती करते थे। ये हमें यहाँ से प्रमाण मिलते हैं, कहाँ से? तो ये रंगपुर और लोथल से मिलते हैं। तो ये इसका प्रमाण हमें पता चलता है, और ये भी पता चल रहा है कि ये लोग जो कृषि कर रहे हैं उसमें धान को प्राथमिकता देते थे। अब अगला प्रश्न है 11वां नंबर का, जो कि कथन और कारण पर आधारित है। कथन कह रहा है अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं नदियों के पास विकसित हुई थी। जी हाँ, जो भी हमारी सभ्यता हम देखते हैं वे सारी सभ्यता कहाँ दिखाई पड़ती है हमें? वे नदियों के किनारे दिखाई, कहाँ पर? नदियों के किनारे दिखाई देती है। किनारे ही ये बसे, ये लोग वहां जाकर के बसते थे और वहीं पर ही अपना निवास करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वहां पर उनके पास पानी की उपलब्धता थी, और पानी पीने में भी, खेती में भी, सभी में यूज होता था। ये बात हमें पता है, इसलिए वहां पर विकसित होती थी। रहने योग्य जमीन मिल जाती थी उनको वहां पर, इस कारण से भी होती थी। दूसरा, अगर दूर दराज में रहेंगे तो पानी कहाँ से लाएंगे? इतनी दूर पानी लेने कौन जाएगा? इसलिए नदी के किनारे बसने पर वे आसानी से यहाँ से पीने का पानी की व्यवस्था कर लेते थे। मान लो यहाँ खेत है तो यहाँ से पानी का यहाँ पर ये क्या करते थे? नदी से उपयोग कर लेते थे। तो ये इसका कारण था विकसित होने का। अब कारण में हमसे क्या बोला? मनुष्य का मुख्य व्यवसाय कृषि था। मनुष्य का उस समय जो ये जो प्राचीन सभ्यता थी हमारी, इसका जो मुख्य व्यवसाय था, कार्य था, वह कौन सा था? वह कृषि था। बिल्कुल बात सही है, लेकिन जो कथन दिया है उसका कारण नहीं है। अरे भाई, कृषि व्यवसाय होने का यह कारण तो नहीं है कि आपको नदी के किनारे ही विकसित होना है। आज के समय में कृषि तो कहीं भी विकसित हो रही है, कहीं भी कर सकते हैं। तो ये एक कारण नहीं है, कारण तो कुछ और था कि वहां पर पानी उपलब्ध था, इसलिए वो क्या कर रहे थे? वहां विकसित हो रहे थे। तो ये कारण सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। कथन की व्याख्या कारण नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दोनों अलग अलग बात हो रही है, दोनों में एक बात नहीं हो रही। ए सही है बिल्कुल, लेकिन आर गलत है? नहीं, ये तो गलत हो गया। ए गलत है, गलत कहां से है? सही है। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की उचित व्याख्या करता है? नहीं, व्याख्या कर ही नहीं रहा है। पानी की अगर बात आती तो फिर बात बन जाती। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है, अर्थात ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, चौथा राइट आंसर होगा। हड़प्पा संस्कृति में आग में पकी हुई
पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? आग में पकी हुई मिट्टी, अब यहाँ पर पकी हुई मिट्टी जो है इसमें आधा क और आएगा। पकी हुई मिट्टी जो है इसे ईंटें कहा, जैसे हम क्या कहते हैं, ईंटें कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ईंटें कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ईंटें कहते हैं, ईंटें के नाम से जानते हैं। तो पकी हुई ईंटें जो थी इनका प्रयोग क्या होता था? इसका नाम तो बाद में देखेंगे, इसका प्रयोग क्या होता था? तो इसका मकान बनाने में, मकान बनाने में तथा जो सड़कें हैं, तो सही लिख रहा था, सड़कों के किनारे बनी नालियों के को बनाने में प्रयोग होती थी। ठीक है, तो यही हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे अभी। क्या ये ईंटें जो थे इनका प्रयोग इसलिए हो रहा था। तो हमसे पूछा गया कि आग में जो पकी हुई मिट्टी थी उस मिट्टी को क्या कहा जाता था? लेमलेटा, टेराकोटा, लेटराइट, रायोलाइट, नहीं, टेराकोटा के नाम से इसको जाना जाता था। टेराकोटा के नाम से इसको जाना जाता था, पकी हुई। हड़प्पा कालीन किस स्थल पर पूर्णतः किलेबंदी का प्रमाण मिलता है? अर्थात हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है उसमें वह कौन सा स्थान है जहां पर पूर्णतः किलेबंदी की गई थी? चनहुदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा। तो यहाँ पर कालीबंगा जो है यह पूर्णतः जितने भी इसके घर वगैरह थे, जो भी इसका पूरा ये रहते थे, उन सभी को किले के अंदर बंद किया हुआ था। तो यह पूर्णतः किले बंद जो था वह कौन सा था? कालीबंगा था, पूर्णतः किले बंदी था। सर्वप्रथम किस ग्रंथ में भारत का प्राचीन नाम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है? अर्थात दिए गए जो 4 विकल्प है उसमें से कौन सा ग्रंथ है जिसमें सबसे पहले भारतवर्ष नामक भारत का जो क्षेत्र है उस भारत के लिए भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया गया था? ये किस में किया गया? अंगुत्तर निकाय में, अर्थशास्त्र में, अष्टाध्यायी में या इंडिका में? तो अष्टाध्यायी जो है दिए गए विकल्पों में से अष्टाध्यायी वह ग्रंथ है जिसमें भारतवर्ष नामक जो भारत का क्षेत्र है उसके लिए भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया गया था सबसे पहले। अगला प्रश्न है, किस पुराण में मौर्य वंश के संबंध में अधिक ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है? अर्थात जो मौर्य वंश है उसके संबंध में हमें ऐतिहासिक रूप से जानकारी अच्छे से उपलब्ध है, व्यवस्थित रूप से। तो वह कौन सा पुराण है? उस पुराण का नाम हमसे पूछा गया है। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण। तो ना तो मत्स्य पुराण है, ना वायु पुराण है, ना भागवत पुराण है, एक ही है विष्णु पुराण, जो कि मौर्य वंश के बारे में विस्तृत जानकारी हमें देता है। ऋग्वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था? अर्थात जो प्रशासनिक, यहाँ अधिकारी लिखा था केवल परीक्षा में, अगर अगली बार आ जाए कि प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनको किस नाम से जाना जाता था? ये अगर आपसे पूछ ले तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो अधिकारी होते थे इन्हें रत्नीन कहा जाता था। और ये जो उल्लेख मिलता है हमें, ये हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वैदिक में मिलता है, लेकिन एक और कहाँ पर मिलता है रत्नीन नाम का? तो वह जो मिलता है शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। छत्रपक, समूह, ईशान, रत्नीन, विशिष्ट जन, नहीं, तो यहाँ पर रत्नीन जो होगा वह राइट आंसर होगा। शतपथ ब्राह्मण जो है वहां पर भी इसका उल्लेख मिलता है। और इनकी जो संख्या थी रत्नीनों की संख्या कितनी थी? तो वह संख्या कितनी थी भाई साहब? 12 थी। कितनी थी? 12 इनकी संख्या थी। राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्था क्या कहलाती थी? राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्था क्या कहलाती थी? आज के समय में आप राजा के रूप में अगर राष्ट्रपति जी को मान लेते हैं, और वाकई में होते भी हैं, तो राष्ट्रपति जी को अगर माने हम, तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उनको सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति महोदय को सलाह देने के लिए कैबिनेट होती है। क्या होती है? कैबिनेट होती है। और ये क्या करती है कैबिनेट? तो ये क्या करती हैं? यह इनको सलाह देती हैं। कैबिनेट इनको सलाह देती है और बताती है कोई भी निर्णय के ऊपर कि अगर इसमें ऐसा करेंगे हम तो इसका ये रिजल्ट होगा, ये होगा, फलाना ढिमकाना। तो यहाँ पर राजा के रूप में हमारे सामने अभी आज के समय में क्या है? कैबिनेट। प्राचीन समय में क्या था? सभा और समुदाय। देखिए सभा तो थी, सभा भी कहा जाता था इसको, जो कि क्या होती है? राष्ट्रीय रूप में थी। राष्ट्रीय रूप में बोले तो राष्ट्रीय किस सेंस में था? यहाँ पर
राष्ट्रीय सभा कहा जाता था। और किस सेंस में, जिस क्षेत्र के वो लोग हैं उसका जो पूरा क्षेत्र कवर हो रहा है उस क्षेत्र को राष्ट्र माना जाता था। ठीक है, तो राष्ट्रीय रूप में थी, राष्ट्रीय सभा कहा जाता था इसको। और ये सर्वोच्च संस्था थी, इनकी जो थी सभी जनता की थी, जनता द्वारा बनती थी, जनता द्वारा बनती थी सभा। एक तो सभा होती थी और इनके साथ में एक और होती थी, कौन, समिति। क्या होती थी, समिति। समिति। अब आपके सामने विकल्प में सभा और समिति भी है, समिति भी दिया, सभा भी अलग अलग दिया, तो कौन सा लगाएं। जिस विकल्प में सभा, समिति और सभा दोनों दिए हो वो लगाइएगा, दोनों अलग अलग दे दिए हो उसको और किसी और के साथ में जोड़ करके उसको मत लगाइएगा। जैसे यहां पर सभा के साथ में समुदाय जोड़ दिया, गलत हो जाएगा। जन समूह और समुदाय तो है ही नहीं, सभा और समिति बिल्कुल सही आंसर है। समिति है लेकिन समुदाय नहीं है, इस वजह से भी बार हो गया। तो तीसरा विकल्प सही होगा। यह प्रश्न जो है आप केवल एक फैक्ट के आधार पर नहीं लगा सकते, अगर आपको दोनों पता है तो ही लगा सकते, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि आप सभा अगर याद है समुदाय के साथ लगा के चले जाएंगे, पहला विकल्प देख लिया। फिर अगर तीसरा देखेंगे सभा समिति है, फिर फंसेंगे, हो गया ना। और अगर आपको समिति याद है तो फिर आप फंसेंगे तीसरा और चौथा में। इसलिए आपको दोनों याद रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, समिति को और भी दो नामों से जाना जाता था, किस नाम से, समिति को दो नामों से और जानते थे, यहां लिख लीजिए, समिति को दो नामों से और जानते थे। वे दो नाम कौन कौन से हैं, वे हैं समगति, समगति अर्थात समान गति वाली, समान गति देने वाली, और दूसरा था समग्राम, समग्राम। समग्राम मतलब सभी ग्रामों की समान इसमें सहमति होती थी। समिति ऋग्वेद काल की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। समिति क्या थी, सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, जिसे जिसे क्या कहा जाता था, जिसे समगति और समग्राम के नाम से भी जाना जाता था। यह पूरी जनता या विश्व की राष्ट्रीय सभा होती थी, इसलिए इसको सभा कह दिया गया। समिति एक सभा होती थी जो कि पूरा विश्व, जो जनता है उनके द्वारा चुने हुए जो मेंबर है उनकी एक सभा बनती थी। समिति किसके बनती थी, इससे। तो समिति के अंदर सभा, मतलब यह देखा जाए तो समिति सभा के अंदर घुसी हुई थी। ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख अर्थात 10 राजाओं का 10 राजाओं द्वारा लड़ा गया युद्ध, 10 राजाओं द्वारा लड़ा गया युद्ध। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या बात कर रहे थे हम, 7वें मंडल में की गई, 8वें मंडल में की गई, 9वें मंडल में की गई या 10वें मंडल में। तो यहां पर ऋग्वेद की अगर बात करें वो भी 10 राज्य युद्ध की, तो वह की गई थी 7वें मंडल में। कौन से में, 7वें मंडल में इसकी उल्लेख किया गया था, जो कि 10 राजाओं का एक युद्ध था। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। वृहद आरण्यक, ये बृहद नहीं, यहां पर वृहद है, क्या है, वृहद आरण्यक। ठीक, छंदो उपय उपनिषद जो है उसकी बात हो रही है, छंदो वाला जो है छंदोयोग्य। ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद और मुंडको उपनिषद। यहां पर सत्यमेव जयते की बात हो रही है तो एक ही विकल्प आएगा, मुंडको उपनिषद। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहां से प्राप्त हुआ है। उत्तर वैदिक काल की अगर बात करें हम तो लोहे के साक्ष्य सर्वप्रथम जो उल्लेख है वह कहां पर हुआ है, कहां पर मिला है हमें लोहे के बारे में साक्ष्य, वो सबसे पहले कहां मिला है। आलमगीरपुर, बहावलपुर, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी। तो अतरंजी खेड़ा जो है यहां से लोहे के सबसे पहले साक्ष्य का प्रमाण मिला है, लोहा का जो साक्ष्य मिला हमें वो यहीं से मिला है। 10 राज्य, ये फिर गलत लिखा है, यहां पर ये गलत है। ठीक है, ये पिछला इसका कैसा कॉपी पेस्ट हो गया, यहां कुछ डिटेल नहीं है। ठीक, तो ये रहे हमारे आज के जो टॉप क्वेश्चन थे हमारे 20 हम लेके आए हैं। अभी 20-20 क्वेश्चनों की श्रृंखला चालू कर रहे हैं और अप्रैल में आपकी एग्जाम है, तब तक बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पूरे पीरियड्स के जितने क्वेश्चन है वो करवाएंगे विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ चल रहा है। तो आपको डेली क्लास अटेंड करना है। साथ ही कैसे लगी क्लास इसके लिए कमेंट अवश्य कीजिएगा, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं वह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, 20 में से कितना आप सही कर पाए हैं। ठीक है, उसके साथ ही आपको और क्या आपकी क्या मतलब एडवाइस है वो दीजिएगा, एडवाइस अवश्य लिखिएगा आपकी क्या चाहते हैं आप। दूसरा, आपके लिए जो टेस्ट सीरीज है, जैसा कि मैंने बताया टेस्ट
जो टेस्ट आप देने वाले हैं वह हमारी एप्लीकेशन पे फ्री में मिलने वाला है। एप्लीकेशन अभी नहीं हुई पब्लिश, अभी होना बाकी है। गूगल प्ले स्टोर पर अपलोड होने के बाद आपको बता दिया जाएगा, आप उस पर जा करके डाउनलोड करके अपनी टेस्ट सीरीज लगाना प्रारंभ कीजिएगा। वहाँ पर आपको फ्री में, फ्री मतलब आपको कोई पेड नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी टेस्ट, तो आप वहाँ लगा सकते हैं। साथ में ये जो टेस्ट सीरीज है वो पेड वाली है भाई, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। पेड टेस्ट सीरीज हम फ्री में आपको उपलब्ध करा रहे हैं ऑफर स्वरूप 1 साल के लिए। अगर आप लगा लेंगे अच्छे से 1 साल तक तो आपकी सारी तैयारियाँ हो जाएगी अच्छे से, आपको कहीं पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। जो टेस्ट सीरीज मैं दूंगा वो पेड लेवल की है, ऐसा नहीं कि कहीं से उठा के दे दिया। पेड टेस्ट सीरीज है जो मेरी बनाई हुई है, उसको मैं अपलोड करूंगा और आपको फ्री में उपलब्ध कराऊंगा। ठीक, तो रहिएगा तैयार टेस्ट लगाने के लिए। और साथ में आपको क्या करना है, अधिकाधिक अपनी तैयारी को सुनिश्चित करना है। और चलिए, तो मिलेंगे अगली क्लास में, आप तैयारी करते रहिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को इसकी लिंक अवश्य शेयर करिएगा। चलिए, तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।